नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री सीता निर्मला ने आज अपना चौथा बजट पेश कर दिया। बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब देश तीसरी कोरोना लहर की चपेट में है। सच बात तो यह है कि अगर हम देखें इस बजट को तो ये बजट एक बूस्टर है, बूस्टर अर्थव्यवस्था के लिए। और इस बजट में दूर तक की सोची गई है। 25 साल का ब्लूप्रिंट और 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर। बड़ी बात माने कि 100 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ में 25 साल का ब्लूप्रिंट किसानों के लिए प्रोत्साहन, नौकरी 60 लाख, इसके अतिरिक्त 30 लाख और एक सुनहरा प्रावधान। दूसरी ओर यह भी कहा गया कि हम शहरों में सुविधाएं प्रदान करेंगे। वंदे भारत जैसी 400 ट्रेनें लाएंगे। स्टेशनों का पीपी मॉडल की तरीके से उच्चीकरण करेंगे। ऐसी तमाम सुविधाएं। और अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो केन बेतवा परियोजना को भी स्वीकृति दे दी गई। 44,000 करोड़ से अधिक के धन का प्रावधान किया गया। सब कुछ हुआ। लगा कि देश में जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ चली है तमाम चुनौतियों के बावजूद। लेकिन कहते मध्यम वर्ग बड़ा मायूस हो गया, क्योंकि टैक्स में किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई। उसका स्लैब बिल्कुल जस का तस रहा। हाँ, ये कह दिया गया कि अगर कोई गलती हो जाती है तो 2 साल के लिए आप सुधार कर लीजिएगा और उसके लिए अतिरिक्त कर दे दीजिएगा। दिव्यांगों के माता पिता को भी जरा थोड़ी सी सुविधा दे दी गई है। लेकिन मध्यम वर्ग एक तरीके से देखा जाए तो निराश हुआ। हालांकि शिक्षा में भी एक नया आलोक आ गया। डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। आप 12वीं तक के अपने बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकते हैं। ऐसी तमाम योजनाएं आ गई हैं। अभी तक जितने भी प्री चैनल थे बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, उनकी संख्या बढ़ा करके 200 कर दी गई है। माने अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ऑनलाइन शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सब कुछ हो रहा है। लेकिन बस बात केवल यही है कि ये रफ्तार कब तक होगी, जीवन में कैसा आलोक आएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश जी गुप्त, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरे हमारे मेहमान हैं सपा के वरुण मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले धर्म प्रकाश जी, आपने इस बजट में सबसे बड़ी क्या विशेषता पाली जिससे कि आप जनमानस में जाके कहें कि देखो मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार में कितना अच्छा काम। इस बजट का जैसा आपने कहा, सबसे बढ़िया पहलू है कि इसमें निवेश बढ़ाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट निवेश बढ़ाती है तो जैसा आपने कहा एक बूस्टर डोज होती है, उससे उत्पादन भी बढ़ता है और नए रोजगार का सृजन भी होता है और देश की सर्वांगीण उन्नति होती है। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि निवेश करने से आप 25 लाख वर्ग किलोमीटर सड़क बनाएंगे, 44,000 करोड़ के केन बेतवा योजना लाए हैं, 80 लाख मकानों का टारगेट रखा है। इन सब से ये जितनी भी परियोजनाएं चलेंगी, इसमें ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो इसमें
हिस्सा ना ले। और स्टार्टअप के लिए जो बजट में किया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उनको 15% कर दिया गया। आपको ज्यादती से बचाने के लिए कि आप एक छोटी सी गलती को लेकर के इनकम टैक्स कितना हैरास कर सकता था, उसके लिए बहुत बड़ा कदम है कि आप 2 साल तक अपनी गलती सुधार कर सकते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि एक शानदार बजट है। जहां तक रही मध्यम वर्ग की बात, मध्यम वर्ग को जब रोजगार सृजन होगा, क्योंकि मध्यम वर्ग की समस्या केवल महंगाई ही नहीं, बल्कि उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके परिवार की टोटल आमदनी बढ़े। तो सरकार ने दोनों को बैलेंस किया कि अपने टैक्स पेयर्स का दायरा भी कम नहीं होने दिया और उनके परिवार के बच्चों को नौकरी मिले, इसके लिए या उनको जीवन यापन के साधन मिले, इसका भी पूरा ध्यान रखा है। मैं समझता हूं कि इस योजना से, इन चीजों से देश की सर्वांगीण उन्नति होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी और 9.2 की जो हमने जीडीपी ग्रोथ मानी है, ईश्वर की कृपा से हम उसको जरूर से जरूर अचीव करेंगे। चलिए वरुण जी, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? वरुण जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं? वरुण जी, नमस्कार वर्मा जी। हाँ वरुण जी, ये बताइए कि आपने भी आम बजट को देखा है, आपको कैसा लगा ये आम बजट? जैसे हमारे धर्मप्रकाश जी बता रहे हैं कि सर्वांगीण विकास होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मध्यम वर्ग भले ही मायूस हुआ हो लेकिन उसके जीवन में भी रोशनी आएगी। आप इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बजट एक पुष्प पटाखा है। देश के सबसे बड़ी पंचायत में बैठ करके जिस तरीके से आज बजट पेश किया गया, जिसमें युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया। रोजगार कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान में? आज हजारों करोड़ों युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है ताली और थाली बजाते हुए, उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि हिंदुस्तान में रोजगार कहां से बढ़ करके आएगा। आज बजट में एमएसएमई में किसी भी तरीके का कोई भी प्रावधान, कुछ भी उसमें नहीं दिखाया गया कि लघु उद्योगों में किस तरीके से बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई में क्या किया जाएगा। हाँ, कम किया गया तो हीरा सस्ता कर दिया गया। ये बजट पूरी तरीके से पूंजीवादियों का बजट है, जिसमें मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, किसान, महिला, रोजगार, नौजवान, बेरोजगार नौजवान पूरी तरीके से आज आशाओं भरी नजरों से जो इसको देख रहा था, वो पूरी तरीके से आज हतोत्साहित हुआ है। किस तरीके से आज वर्मा जी बजट में विकलांगों को एक नया नाम देश के प्रधानमंत्री ने आकर के दिया। दिव्यांगों को जो विशेष श्रेणी में आते हैं, बुजुर्ग जो हमारे सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, इनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। आज पिछले 7 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है। आज टैक्स का स्लैब जो आज से 7 साल पहले कांग्रेस सरकार छोड़ करके गई थी, आज उसमें 1000 रुपए भी बढ़ाने की हैसियत नहीं हो पाई इस सरकार की। आज भी टिके हुए हैं। नौकरी देता को क्या मिल गया, यहाँ पर बता रहे थे बजट की ये क्या है। आप सारे टीवी चैनल सारे जगह में बैठ विश्लेषक इस बजट को पोल के भीतर पोल वाला बता रहे हैं। अब आ गया एक, अभी वो नया एक अभी आपके सामने बोलेंगे क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर अभी वो बोलेंगे कि क्रिप्टो करेंसी हम लेकर के आए। भाई, जिस देश में प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, आरबीआई का अकाउंट हैक हो, देश के आईटी सेक्टर के मिनिस्टर जो है उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है, इस देश में हजारों युवाओं, बेरोजगारों के अकाउंटों से, नौकरी पैदा करने वाले अकाउंटों से, लोगों के अकाउंटों से पैसा निकल गया। सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे उनको रोका जाए। और आप क्रिप्टो करेंसी में अच्छी स्वागत है क्रिप्टो करेंसी का, मगर इसका प्रावधान क्या है? ठीक बात, बजट में कहीं नहीं बताया गया। ठीक बात, मैं आपकी बात मान रहा हूं। आपने सुना
कि जिस तरीके से हमारे वरुण कह रहे हैं कि प्रावधान और बात तो की गई है, लेकिन उसका तरीका नहीं हुआ कि कैसे होगा, नंबर एक। और जिस तरीके से कह रहे हैं कि बेरोजगारों को, महिलाओं को, किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। और दूसरी अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स में 18 की जगह से 15% कर दिया गया, माने उसको भी घटा दिया गया। ठीक बात है कि क्रिप्टो की इनकम में आपने 30% टैक्स लगा दिया है, वर्चुअल आय में भी आपने 30% टैक्स लगा दिया है। आरबीआई को डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए कह दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि ये कुल मिलाकर के तो ये संकेत दे रहा है कि बड़े बड़े ही होंगे और गरीब गरीब ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं, हमने उसके लिए किसानों को बढ़ावा देने की बात की है। उससे होगा क्या कि उसका जो पशुधन है, जिसको आज आप एक मुद्दा बना लेते हैं, उससे होने वाली आय, उनका जो कीटनाशक पर और उस पर जो खर्चा होता है वो खर्चा कम होगा, खेती की लागत कम होगी। हम एमएसपी पे खरीदने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारे पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने पिछले सरकारों से ज्यादा रिकॉर्ड खरीद की है। एमएसपी का तात्पर्य यह नहीं हो सकता कि आपके पास 2 बीघा जमीन है और आप 100 बीघा के बराबर की खेती बेचे। इसीलिए हमने डीबीटी किया है कि वो आएगा, बेचेगा और सीधा पैसा उसके खाते में जाएगा। अगर 60 लाख नौकरियां आएंगी तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? अगर नए स्टार्टअप आएंगे, निवेश होंगे, क्या रोजगार नहीं मिलेगा? मकान बनेंगे, नए रोजगार नहीं आएंगे? मध्यम वर्ग के जब परिवार की आमदनी बढ़ेगी तो महंगाई को 2 तरीके से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। महंगाई को यह नहीं कहा जा सकता कि महंगाई ना बढ़े, हमारी इनकम भी ना बढ़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। महंगाई का सामना हम इनकम बढ़ा करके कर सकते हैं। और इस पूरे में देखिए, LIC का IPO लाया गया। अब वो इतनी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट अर्निंग कंपनी है, उसका मध्यम वर्ग जो उसके छोटे शेयर खरीदेगा उसको उसका लाभांश मिलेगा। इसीलिए शेयर बाजार में एकदम उछाल आया। जैसे इन्होंने कह दिया कि फुस है, लेकिन शेयर बाजार में ड्यूरिंग उनके डिस्कशन ही उछाल आ गया। नहीं, उछाल के बाद गिराव भी आ गया। नहीं, गिराव भी आ गया, बैंकिंग सेक्टर फिर धीरे से बढ़ा उतार चढ़ाव, बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि MSME के लिए अलग प्रोविजन किए गए। उसके लिए सरकार ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि हम MSME के लिए करेंगे। और पूरे देश के टीवी में जो स्टार्टअप करने वाले नौजवान हैं, IIT और HBTI जैसे संस्थानों के, वो ये कह रहे हैं स्टार्टअप के लिए ये बहुत अच्छा है। एक हमने सबसे बड़ा काम किया, सहकारी समितियों को बारे में हमारी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने उन्हें पुनर्जीवन देने का प्रयास किया है कि आदमी अपने साधनों से ही अपने लिए कमाए और उसमें सरकार को न दे करके अपने पास रखे। अच्छा, लेकिन जो कॉर्पोरेट जगत का जो टैक्स घटा दिया गया, मैं उस पे आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए, जब कॉर्पोरेट जगत का टैक्स घटेगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा उसके बाद रिटेन करेगा। जब वो रिटेन करेगा तो श्रमिकों को भी उसके हिसाब से ही उनका हिस्सा मिलेगा, यानी श्रमिकों को भी उसका लाभ जाएगा, क्योंकि सामने दिखाई पड़ता है। जब हम लोग बात करते हैं कि साहब ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग है तो हम कैसे दे दें, जब उसको हम प्रॉफिट मेकिंग बना देंगे तो उसका पैसा जाएगा किसको? भाई, शेयर होल्डर कितने शेयर होल्डर में आप कितना बांट देते हो? आप देखिए किसी की बैलेंस शीट उठा करके, वरुण जी से मेरा बड़ा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि वो बैलेंस शीटें पढ़ें और बैलेंस शीटों में देखें कि आमतौर पर 14 से 16% लेबर का कॉस्ट होती है, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो लेबर को की कॉस्ट लेबर को मिलेगी। ठीक बात। वरुण जी, आपने सुना जिस तरीके धर्म प्रकाश जी कह रहे, क्या कहेंगे आप? चीज वही है, हम भी कह रहे हैं पूंजीपतियों का बजट है और धर्म प्रकाश गुप्ता जी भी इस बात को पूरी तरीके से अप्रोच रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि ये पूंजीपतियों का बजट है। जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में घटाया गया, उन्होंने बताया कॉर्पोरेट सेक्टर में घटा है तो इसका 9 मन तेल होगा और राधा नाचेंगी, है ना, कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर में घटा है उनकी इनकम बढ़ेगी तो फिर वो अपने कर्मचारियों देंगे। सीधा सीधा इस देश में सीधी सीधी बात, इस देश के मजदूरों को
इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की महिलाओं को इस बजट से क्या मिला है? देखिए, बातें बताने की, टीवी चैनलों में बैठ करके डिबेट करने की बात दूसरी है, जमीनी प्लेटफॉर्म में उतर करके आप बैलेंस शीट हमको बता दो। देश का एक किसान, देश का बेरोजगार, देश का एक मजदूर आपकी बैलेंस शीटों को देखेगा, उसकी आमदनी बढ़ाने का आपने क्या प्रावधान किया? आपने आपसे पहले बोला था किसानों की आय तो मैं दोगुनी कर दूंगा। अरे इतना बड़ा किसान आंदोलन निकल गया, उससे भी आपने देश से क्षमा मांग ली। जब क्षमा मांग ली तो उसके बाद एमएसएमई। वरुण जी आप किसानों की बात कर रहे हैं। वरुण जी एक मिनट, आप किसानों की बात कर रहे हैं। जो बजट में प्रावधान किया गया है उसमें यह कहा गया कि एमएसपी रिकॉर्ड खरीदारी होगी, जो प्राकृतिक जो है खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, गंगा कॉरिडोर पर खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा, और ये भी सीधे सीधे तौर पर कहा गया है कि रसायन वाली जो खेती है उससे मुक्त किया जाएगा, और किसानों को तमाम प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। बल्कि ये भी कहा जा रहा है अब तो कि गन्ना किसानों का भुगतान समय पर हो, इसके लिए कानून भी लाया जाएगा। तो ये सब कुछ तो किसानों के लिए हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया? देखिए वर्मा जी, आपने जो बात कही, इस बात का तात्पर्य ये है कि जो इन्होंने कहा कि हिंदू सबके अकाउंटों में 15-15 लाख रुपए आएंगे, हम 10 साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहा तो उन्होंने बहुत कुछ था, उसमें हुआ। अरे देश का किसान कह रहा है अगर हिंदुस्तान एक देश बनती है उसका रेट निर्धारित है, तो मेरे भी जितना भी गेहूं हिंदुस्तान के अंदर पैदा होगा, आज जैसे बाजरे को इन्होंने अनाज की श्रेणी में 2023 का अनाज घोषित किया है, अगर उसी बाजरे का एक फिक्स कर देते, उसी बाजरे को कह देते कि इसका ये हिंदुस्तान में सिर्फ इसी रेट में बिकेगा, इससे कम अगर बिकेगा तो गैर कानूनी माना जाएगा। चाहे वो खरीदने वाला मंडी समिति में बैठा हो, मंडी में बैठा हुआ कोई आड़तिया हो, और चाहे वो खरीदने वाली सरकार हो, किसान की छोटी हिंदुस्तान में सुई बनती है, उसका रेट निर्धारित हो जाता है, दुकानदार उसका रेट निर्धारित कर देता बनाने वाला मैन्युफैक्चर कि ये 2 रुपए में बिकेगी। तो जब वो 2 रुपए में सुई का रेट फिक्स है, तो ये हजारों करोड़ों किसान जो आज सड़कों पर घूम रहा है, 1.5 साल अपनी बातों को लेकर के बैठा रहा, उस किसान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे हिंदुस्तान के किसान को इस बजट से उम्मीद थी, जिस तरीके से आपने वादा किया था कि हम आपका एमएसपी से कानून लेकर के आएंगे, एक कानून बन जाएगा कि बिकेगा। ठीक बात, मैं मान गया। वरुण जी एक मिनट, हाँ वरुण जी एक मिनट जरा सुनिए, धर्म प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ मेरी बात पूरी हो जाने दे। वर्मा जी 1 मिनट का समय लूंगा, बस 1 मिनट। हाँ बोलिए 1 मिनट के अंदर। हाँ, कि जिस तरीके से आज इन्होंने किसानों के लिए कहा कि मैं किसानों की गुणवत्ता बढ़ा दूंगा, रसायन से वो कर दूंगा। अरे आप किसान की सम्मान निधि दे रहे थे, आप कुछ नहीं तो आपने किसान, देखिए सिर्फ ये बजट लोक लुभावना और लोगों को मूर्ख बनाने वाला बजट है। मगर अब हिंदुस्तान में जो मीडिया है, आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक भी आवाज जाने लगी है। शाम तक किसान के पास ये बात पहुंच जाएगी तो उसको इस बजट में चला गया है, इस बजट में उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए कहने को तो प्रधानमंत्री और देश की वित्त मंत्री संसद से खड़े होकर कुछ भी बोल रहे हैं, किसान को क्या, देश के नौजवान को भरोसा है क्या इस बात पर? ठीक बात नहीं है वर्मा जी, ठीक बात। इसीलिए मैं बात बोल रहा हूँ, ये बजट पूरी तरीके से लोगों को एक मिनट, ठीक बात है। धर्म प्रकाश जी, आपने सुना कि किस तरीके से कह रहे हैं कि केवल लोक लुभावन का है। अभी मैं राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया सुन रहा था। राकेश टिकैत कह रहे थे और जो किसान थे वो भी कह रहे थे कि भाई एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमारी स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो वो तो आप कर नहीं रहे हैं, और बल्कि आपने रिकॉर्ड खरीदे, बल्कि उन्होंने तो ये तक बताया कि किस तरीके से खरीदारी में घपला होने लगा है। उन्होंने मुरादाबाद का जिक्र किया जहां पर 11,000 फर्जी किसान बना दिए गए, ये तक सामने आ रही है बातें। तो अगर किसान कह रहा है कि आप एमएसपी पर आप कहते हैं कि साहब मैं रिकॉर्ड खरीदारी करूंगा, और तो आप कानून बना दीजिए, तो उसमें क्या दिक्कत पड़ रही है? और उन्होंने कहा जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक हमारे को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम देखिए एमएसपी शब्द का पहले हम लोगों को अर्थ समझ लेना चाहिए। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है।
अगर हम इसके लिए तैयार हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है कि हम इस पैसे में खरीदेंगे। अगर कोई पूंजीपति उससे कम में खरीदता, आप मत बेचिए उसको, आप सीधे सरकारी केंद्र पर जाइए और लीजिए। तो झक मार कर इसमें कानून बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप फ्री ट्रेड को खत्म नहीं कर सकते, मांग और पूर्ति के सिद्धांत को नकार नहीं सकते जो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन उसको हम व्यापारी मजबूर कर देंगे कि आप इसके नीचे खरीदने की स्थिति में ही नहीं है। इसके लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है। इसके लिए कानून की क्या जरूरत है? आप गारंटी क्या चाहते हो? जो 11,000 फर्जी किसान की, मैं भी यही कहता हूं कि सबसे बड़ा कष्ट उन लोगों को है कि जिनके पास 1 बीघा खेती नहीं है, वो किसान बनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर बेचना चाहते हैं, क्योंकि वो शोषण कर रहे हैं किसानों का। ये मैं वरुण जी से बड़ा अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे पक्ष को न उठावें कि जिससे कि उनकी बात असत्य सिद्ध हो। अभी इन्होंने कहा कि लोक लुभावन है, तो लोक लुभावन का मतलब ये कि बजट तो अच्छा है, लेकिन हमारा साहस देखिए, 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं हम, लेकिन हमने कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया, ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसको हम पूरा ना कर सकें कि हमको केवल वोट लेने हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। और इसके लिए कोई भी कानून बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमको शिक्षा उपलब्ध करानी है कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सरकार को बेचें, इससे ज्यादा मिल रहा है तो आप खुले बाजार में बेचें। ठीक बात, बहुत सही बात। वरुण जी, एक लाइन में बताइए कि आपने इस बजट को, जैसा आपने सब कुछ कहा कि कोई फायदा नहीं है, अगर मैं आपसे एक पॉइंट में पूछूं कि ये बजट कैसा है तो आप क्या कहेंगे? खाली एक लाइन में बताइए कुल मिलाकर के जो भी डिस्कशन हुआ है। वरुण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ बताइए, ये जो कुल मिलाकर के अब बजट में कुछ तो कुछ अच्छाई है ही है, तो उनको देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी नजर में ये बजट पूरी तरीके से छलावा है। और अभी जैसे गुप्ता जी ने एक शब्द बोला कि हमारी कितनी मनोस्थिति मजबूत है कि हमने किसी, देखिए गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, ठीक, गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, सबसे ज्यादा सहकारी समितियां गुजरात में ही हैं। वहां से व्यापारियों को लाभ देने के लिए आपने सहकारी समिति, अभी आप अपने ही मुंह से आप बोल रहे हो कि उनको उनमें काफी धांधलियां थी, सब कुछ था, फिर भी हमने उनको बढ़ावा देने के लिए, तो क्या ये सिर्फ गुजरात की वजह आप पेश करोगे? सहकारी समिति वाला प्रावधान आपसे गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात में सहकारी समितियां, आपने वहां के व्यापारियों को लाभ देने के लिए आपने बजट को पेश किया गया है। आज पूरा हिंदुस्तान का, देखिए बात इतनी नहीं है गुप्ता जी, वर्मा जी, दोनों लोगों से, वर्मा जी तो मैं दोनों लोगों से बात कह रहा हूँ कि बात इतनी नहीं है कि हिंदुस्तान में आप क्या पेश करो, हिंदुस्तान का किसान, नौजवान, महिला, सब कुछ आज इस बजट की तरफ हो कि एक साल लोकसभा का भी चुनाव बचा है, अगले साल आप बजट पेश कर दोगे, इसके बाद आपको लोकसभा चुनाव में चले जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी ढंग से कहा। एक लाइन में धर्म प्रकाश जी, आप भी एक लाइन बताइए। बजट बहुत शानदार है। हमने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, बल्कि आप ये देखें कि हमने पहली बार ये किया है कि राज्यों को, चाहे किसी सरकार का राज्य हो, हम उसको 50 साल का ऋण बिना ब्याज के देंगे, जिससे हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। और दूसरी बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी गुजरात में ही क्यों जाता है, यूपी में क्यों नहीं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी आपको। निश्चित रूप से एक और कहा जा रहा है कि बजट बड़ा शानदार है, और दूसरी ओर कहा जा रहा है बजट छलावा है। जनता तय करे। देखते रहिए बड़ी खबर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News